हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल टेक सोल्यूशन पर। मेरा नाम है मनीषा और हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है हमारे सब्जेक्ट का नाम? एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो एनर्जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। क्या होता है हमारा? द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। आज के समय में हम हर क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं? एनर्जी का यूज कर रहे हैं। छोटे से छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों में हर जगह एनर्जी का यूज कर रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री में हमारे बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना हुआ या घर पे हमारे छोटे से छोटे बल्ब को जलाना हुआ, हर काम में हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब फिर कंजर्वेशन मीन्स होता है किसी चीज को बचा के रखना या सेव करके रखना। अब हमको क्या जरूरत पड़ गई कि हम एनर्जी को बचा कर रखें? हम तो आराम से अपना फैन चलाकर, एसी चलाकर सोते हैं। जब मन करता है कहीं भी बाइक कार उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मतलब हमको एनर्जी को सेव करने की जरूरत पड़ी कि हमारे मतलब लाइफ तो अच्छे से चल रही थी। उसको बताने से पहले हम आपको टू टाइप्स की एनर्जी बता देते हैं। जैसे एक हमारा होता है कन्वेंशनल, क्या होता है हमारा? कन्वेंशनल एनर्जी। और एक हमारे होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब कन्वेंशनल एनर्जी वो होते हैं जो क्या है? हमारे लिमिट में है, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होते हैं जो अनलिमिटेड है, मतलब इनके फ्यूचर में खत्म होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसमें जैसे कन्वेंशनल में कुछ एग्जांपल हमारे ले लीजिए। जैसे हो गया हमारा पेट्रोल, डीजल और कोयल यानी कोयला। और इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के कुछ एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए, सोलर एनर्जी हमारी हो गई, सोलर एनर्जी, और क्या? विंड एनर्जी हो गई। इसके एग्जाम्पल है। तो हमारी क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी वो है जो क्या एक लिमिट में है, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी खत्म होगी। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? अपने कन्वेंशनल एनर्जी का ही सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हमको जब पता है कि हमारी लिमिट में है, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसको सेव करके रखें। इसलिए क्या है? हमारे एनर्जी को सेव करने की यानी कंजर्व करके रखने की जरूरत है। क्योंकि ये जो है हमारे मतलब कन्वेंशनल एनर्जी है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयल हो गया, एक लिमिट में है। फ्यूचर में कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। आज हमारा कोयल माइनिंग से कोयला मिल रहा है, कल पता नहीं मिले या ना मिले, यानी कब या कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। जैसे हमारे क्या है इंडिया में जो हमारे है 70% से अधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है? कोयला से होता है। बताइए, अचानक से कोयला खत्म हो जाए तो क्या होगा? आज हमको मिला है तो हम क्या एसी फैन मतलब लगातार यूज कर रहे हैं, और कल को ऐसा ना हो कि हमको एक बिजली जलाने के लिए भी सोचना पड़े। इसीलिए क्या हमको एनर्जी को अपने सेव करके रखने की जरूरत है, वरना इसका इम्पैक्ट क्या है? फ्यूचर में बहुत अधिक पड़ सकता है। जैसे एक यही हो जाए कि हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। अब मान लीजिए हम दिन बे दिन हमारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और ये धीरे धीरे मतलब खत्म होता चला जाए, क्या रहेगा? तब डिमांड हमारी ज्यादा रहेगी, फिर सप्लाई हमारा कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि जैसे प्याजों का दाम बहुत बढ़ गया है, तो क्या होता है? मतलब बारिश की वजह से वो खराब हो जाती है, फिर उसका डिमांड तो मतलब ज्यादा ही रहता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसी चीज मतलब इसी तरीके से इसका भी हो सकता है, मतलब कॉस्ट आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसीलिए हमको क्या है? अपनी एनर्जी को मतलब बचाने की जरूरत है। अब क्या एनर्जी सेव करने का मतलब हम एनर्जी को यूज ही करना बंद कर दें? जी बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एक हमारा यही हो गया कि हम जब हमको मतलब काम हो तभी हम चीजें यूज करें। जैसे मान लीजिए हमको जब जरूरत नहीं है बिजली का, फैन का, एसी का या कुछ भी ऐसी चीजें, तो हम उसको मतलब ऑफ करके रखें, उसको यूज ना करें। जब हमको जरूरत पड़े तभी यूज करें। लेकिन हम क्या है? हम तो बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो हम कहीं मतलब रहते हैं बाहर, तो हम रेंट लेकर रह रहे हैं और हमको मतलब बस रेंट देना है, बिजली का बिल अलग से नहीं देना है। तो हम मान लीजिए हम कॉलेज जा रहे हैं, फिर रास्ते में हमको याद आया कि हम तो बिजली और मतलब फैन चालू करना ऑफ करना तो भूल ही गए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर जो नहीं देना है,
कोई बात नहीं, जाने दो, मेरा क्या है, हमको कौन सा मतलब उसमें बिजली का बिल देना है, चलने दो, क्या कर सकते, पूरा दिन वैसे चलता रहता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करें, हम अपने फ्यूल को, हमारे एनर्जी को सेव करके रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको कोई किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमको मतलब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि हम अपने एनर्जी को सेव करके रखें। तो एक तरीका ये हो सकता है। और किसी भी चीज़ का, मान लीजिए ये सिर्फ एनर्जी नहीं, कोई भी चीज़ अगर जो आपके पास अनलिमिटेड, आपको पता है कि हमारे पास एक लिमिट में है। अब क्या है, हमारा मतलब महीने का खर्चा आता है, तो क्या हम तुरंत खर्च कर देते हैं? हमको पता रहता है ना कि हमको ये क्या है, एक लिमिट में है हमारे पास, तो हमको इसको फ्यूचर के लिए बचा के, मतलब पूरे महीने के लिए हम बचा कर रखते हैं कि नहीं, इसमें पूरे महीने हमको चलाना है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का आप अनलिमिटेड यूज मत कीजिए। अगर जो लिमिट में आपके पास है तो अनलिमिटेड यूज मत कीजिए, वरना वो आगे चल के क्या आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक हम आपको बताएं कि मतलब एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ताकि मतलब फालतू की चीज़ें यूज ना करें, जब हमको ज़रूरत पड़े तब यूज करें। मान लीजिए थोड़ी सी डिस्टेंस में हमको किसी दुकान पे जाना है, कोई सामान लेने जाना है, अगर जो हमको मतलब पॉसिबल है कि हम पैदल या मतलब साइकिल हमारे पास है उससे जा सकते हैं, तो उससे ही चले जाएँ, तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर भी हमारी पेट्रोल या डीजल की बचत होगी, तो वहाँ से भी हमारा एनर्जी कुछ सेव होगा। और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया। तो हमको जब पता है कि हमारे पास अनलिमिटेड है, तो क्यों ना हम इसकी जगह पे थोड़ा सा उसका यूज कर लें। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि हमको दिन में इस तरीके से उसका वेंटिलेशन रखें कि दिन में हमको सूर्य के प्रकाश से ही हम उसमें काम चला सके, यानी हमको एक्स्ट्रा बिजली ना जलानी पड़े। तो उससे भी क्या होगा, मतलब अब हमको सूर्य का प्रकाश क्या है, हमको फ्री मिल रहा है ना, उससे हमको उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से हम अपने घर या रूम को मतलब बनवाए, ताकि हम दिन में क्या सूर्य के प्रकाश से ही उसमें काम चला सके, तो वहाँ से भी हमारी एनर्जी सेव होगी। और भी तरीके हैं, जैसे रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करके, इस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी के थर्मोस्टेट मटेरियल का यूज अपने दीवारों पे कर दे, जो हीट ट्रांसफर को रोक सके, मतलब जो बाहर की हीट है वो अंदर ना आने दे, अंदर का जो है बाहर ना जाने दे। तो इससे क्या है, गर्मी के मौसम में अगर हमारा रूम ठंडा है या कूल है तो कूल ही रहेगा, तो उससे क्या होगा, हमको एक्स्ट्रा बिजली मतलब फैन और एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ से भी क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होगी। इस तरीके से मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को बचाकर रख सकते हैं, मतलब एक लिमिट में यूज करके। तो एनर्जी कंजर्वेशन कुछ और नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द प्रोसेस टू रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑल द पर्सन। ठीक है, सभी लोगों के द्वारा एनर्जी के कंजप्शन को कम करना ही हमारा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव करके या बचा कर रख सकें, ताकि हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए और फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म होंगी। ठीक है, अब हम आपको ये समझ में आपको आ गया होगा पूरा सब्जेक्ट। अब हम आपको आपका सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं। क्या है, तो पहला वैसे रेशनल है, मतलब तर्काधार, वही है कि हमको इस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि हमको इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। तो इसके बारे में है, क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड्स इन लास्ट 2 decades ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर। पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में बढ़ने के कारण। अब शहरीकरण है, लोग मतलब जाकर गांव से शहर में बसते हैं, फिर मतलब छोटे छोटे जो टाउन है वो हमारे क्या है, शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, अब लोग जाते हैं तो अलग से इंडस्ट्री फैक्ट्री बनानी पड़ती है, जिससे लोगों को जॉब मिले। तो वहाँ पर भी उसको बनाने के लिए भी क्या है, वहाँ पर भी एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगा। फिर बहुत सारे आजकल नए नए व्हीकल्स बन रहे हैं, तो उससे भी क्या हुआ है, पिछले 2 दशकों में हमारे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। It has become challenging task to meet ever increasing energy demands with limited conventional fuels and resources। अब लिमिट कन्वेंशनल फ्यूल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कारण और बढ़ते हुए डिमांड के कारण क्या हुआ है, हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। ड्यू टू फास्ट डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ए ट्रेमेंडस गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एनर्जी। क्या है फास्ट डिप्लीशन, मतलब बहुत ज्यादा डिप्लीशन मीन्स होता है ह्रास या खपत। फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा ह्रास या खपत होने के कारण और डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण इट इज इसेंशियल टू अडॉप्ट एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक अपनाना हमारे लिए ऑलमोस्ट जरूरी हो गया है। किसमें जैसे इंडस्ट्री हो गया, कमर्शियल हो गया, रेजिडेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा। एनर्जी कंजर्वेशन हैज अटेंड प्रायोरिटी एज इट इज regarded as
एडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या किसकी प्रायोरिटी देती है कि हमारी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में। इसका क्या मतलब है, जैसा मान लीजिए कि हमको ये रहेगा, हम बचा कर रखे रहेंगे फ्यूचर के लिए, तो हमारे पास रहेगा ना कि हमारे पास अतिरिक्त कुछ ऊर्जा है, कुछ एनर्जी है, तो क्या करती है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम करती है। फिर एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब बचाई गई ऊर्जा ही क्या है, हमारी उत्पादित ऊर्जा है। फिर दिस कोर्स कवर्स द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। ये कोर्स क्या करता है, हमारे एनर्जी मैनेजमेंट और इसके कंजर्वेशन को कवर करता है, जो कि हमको पहले शुरुआत में ही बता दिए थे, ठीक है। इट गिव्स द इंसाइट टू एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड डिटेल आउट एनर्जी ऑडिट मेथोलॉजी एंड एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। एक कोर्स हमको जैसे एनर्जी ऑडिट मेथोलॉजी और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देता है। एनर्जी ऑडिट क्या होता है, जैसे मतलब किसी चीज़ का सर्वे किया जाता है, किसी इंडस्ट्री हो गया, किसी बिल्डिंग में हो गया, जहाँ भी एनर्जी का यूज हो रहा है वहाँ पर पूरे साल का डेटा एकत्र किया जाता है कि कितना इसमें एनर्जी यूज हुआ है, उसमें भी कितना लॉस हुआ है एनर्जी का, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका एक आपको चैप्टर भी है, लेसन 10 है जो आपका चैप्टर 10, उसमें एनर्जी ऑडिट के बारे में मतलब है, तो वहाँ पर हम आपको और डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। अब आपका अब इसी तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, एक बार हम आपको ऐसे मतलब सिलेबस के बारे में बता दे रहे हैं, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा, बेसिक ऑफ एनर्जी। उसमें भी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, कैपेसिटी फैक्टर फॉर सोलर एंड विंड पावर जनरेटर, फिर ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, फिर एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, फिर इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, मतलब एनर्जी के यूज का हमारे क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार आपको हम ऐसे ही ओवरव्यू दे रहे हैं सिलेबस के बारे में, बाकी हम बाद में इसका जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको डिटेल में डिस्कशन इसका कर देंगे। फिर सेकंड चैप्टर हमारा है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001। बताइए हम एनर्जी का इतना ज़्यादा मतलब यूज करने लगे कि इतना ज़्यादा खपत होने लगा कि हमको उसके लिए एक्ट लाना पड़ा। तो उस एक्ट के बारे में जो कब आया था, 2001 में आया था, उस एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू जो सेकंड चैप्टर है उसी का है वो, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशियंसी एंड इट्स नीड, फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके अमेंडमेंट जब हुआ था उसका 2010 में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे हैं इसमें टॉपिक, जैसे स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग, कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, इस तरीके से भी हम पढ़ेंगे। फिर लेसन हमारा थर्ड आएगा क्या, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, मतलब किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल का अपने सप्लाई करते हैं, और मोटर्स जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या उसमें रहेगा हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सिंगल लाइन डायग्राम, फिर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी तरीके से बहुत सारे इसमें टॉपिक है, उसमें हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। इसी में हमारा क्या, ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें भी इंट्रोडक्शन, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, मतलब बहुत सारे टिप्स जो हम ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें आएगा टाइप्स ऑफ मोटर, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इफिशियंट मोटर्स, एस्टिमेशन ऑफ मोटर्स लोडिंग, वेरिएशन इन इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स, मतलब मोटर्स में भी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में एनर्जी को किस तरीके से सेव करें, मतलब हर जगह पूरा चैप्टर इसी पे है कि हम एनर्जी को हमको बचाकर ही रखना है। इसमें पढ़ेंगे टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स, हम मोटर्स में कैसे एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं। फिर हमारा आपका फोर्थ चैप्टर आएगा एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, जिसमें हम पंप्स के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पंप्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इफिशियंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन, एनर्जी इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर पंप्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप्स। देखिए हर जगह मतलब क्या है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मशीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें ये जरूर मतलब आ रहा है कि किस तरीके से हम एनर्जी को सेव करें।
फिर उसमें बहुत सारे हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक तरीके से ऐसे ही ओवरव्यू दे देना है, उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे। फिर लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, हम किस तरीके से लाइटिंग करते हैं उसके बारे में, जैसे लाइटिंग सिस्टम में बेसिक डिफिनेशन, लक्स, ल्यूमेन एंड एफिकेसी, और क्या है टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स एंड देयर फीचर्स, एनर्जी इफिशियंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग। फिर डीजी सिस्टम इंट्रोडक्शन, एनर्जी इफिशियंसी, अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा 6 चैप्टर आएगा एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, उसके बारे में भी जैसे थर्मल बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स, इन सब के बारे में बहुत सारे हैं। जितने भी टॉपिक है, जैसे कूलिंग टावर का हो गया, फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर में किस तरीके से हम एनर्जी को सेव करके रखें उसके टिप्स के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इफिशियंट स्टीम यूटिलाइजेशन, ये भी हमारा एक टॉपिक है, उसको कवर करेंगे हम। फिर 7 चैप्टर हमारा है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड होता है किस तरीके से हम अपनी मतलब बिल्डिंगों को बनाए ताकि उसमें भी कम से कम हम एनर्जी का यूज करें, एनर्जी को अपने सेव करके रखें, उसके बारे में इस चैप्टर में है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। फिर हमारा है चैप्टर 8 है हमारा वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन, मतलब जैसे बहुत सारी मशीनों में क्या होता है हमारा वेस्ट निकलता है, मतलब जैसे भाप के रूप में अगर जो निकले तो हीट के रूप में निकलता है, तो भाप को क्या करें हम उसको गर्म जल में कन्वर्ट कर लें, तो उससे भी हम बिजली इत्यादि का काम कर सकते हैं। तो जो मतलब वेस्ट हो रहा है उसका भी हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी कौन कौन से कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, फिर कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कोजनरेशन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 9 हमारा है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, ठीक है। वो मतलब एनर्जी को सेव करने के टिप्स दिए गए हैं, किसमें मतलब पढ़ना है एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग, रूम एयर कंडीशनर यानी AC, रेफ्रिजरेटर यानी हमारा फ्रिज, वाटर हीटर, कंप्यूटर, फैन, हीटर, ब्लोवर एंड वॉशिंग मशीन, फिर कलर टेलीविजन, वाटर पंप्स, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हम अपने लेसन क्या चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर 10 क्या है एनर्जी ऑडिट, जिसको हम मतलब शुरू में ही आपको बताए थे कि एनर्जी ऑडिट क्या है। मतलब किसी बिल्डिंग में एक सर्वे किया जाता है जिससे उसमें पता चलता है, किसी बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर एनर्जी का यूज हो रहा है, तो उसमें पता किया जाता है कितना एनर्जी का यूज हुआ है, कितना लॉस हो गया, पूरा डेटा। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है मतलब मीटर लगा होता है तो उसमें सब कुछ बताता है ना कि कितना बिजली का यूज किए हैं, उसी तरीके से एक होता है जिसमें सर्वे के दौरान हमको पता चलता है कि कितना एनर्जी का यूज हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उन सब के बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे, एनर्जी ऑडिट के बारे में। उसमें भी क्या है हमारा टाइप्स एंड मेथोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम उसको करने के लिए, फिर एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और सिलेबस के बारे में पूरा बता दिए हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है और क्या क्या हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी आगे की क्लास से हम आपका जो है फर्स्ट चैप्टर अपना बेसिक ऑफ एनर्जी वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आज तक बस इतना ही। तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू।